हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट से प्रीवियस ईयर्स जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और ये तीनों ही क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको आगे आने वाले साल में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है उसका थोड़ा आइडिया मिलेगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया है 2021 में, For the given close packed structure of a salt made of cation X and anion Y shown below, the packing fraction is approximately. तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी इज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो टोटल वॉल्यूम, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं भाई, क्यूब है। अगर इसकी एज लेंथ हम लोग a मान लेते हैं तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम vt, इस टोटल वॉल्यूम को मैं vt मान रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब। अब अगर हम लोगों को वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है तो सबसे पहला काम इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए। तो देखो ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग y एटम्स सारे के सारे कॉर्नर्स पर अरेंज्ड हैं, जबकि जो x एटम्स हैं वो फेसेस के सेंटर्स पर हैं। तो भाई कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो पहले हम लोग y के नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y इज इक्वल टू एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब के अंदर, तो y के नंबर ऑफ एटम्स आ गए 1। और सिमिलरली x के नंबर ऑफ एटम्स भी निकाले जा सकते हैं। x फेसेस के सेंटर पर है, एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। टोटल 6 फेसेस, दैट मीन्स नंबर ऑफ x एटम्स विल बी 3। तो यहाँ से हम लोगों को टोटल वॉल्यूम का एक एक्सप्रेशन तो मिल गया है ना, सॉरी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम का, जिसको मैं VO मान के चल रहा हूँ। तो V ऑक्यूपाइड विल बी इक्वल टू y का एक एटम है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई RY क्यूब। एटम्स को हम लोग स्फेरिकल ही मान के चलते हैं हमेशा सॉलिड स्टेट में। और 3 एटम x के हैं, दैट विल गिव अस 3 इंटू 4/3 पाई RX क्यूब। ये x का वॉल्यूम आ गया और ये आपका जो एक्सप्रेशन है दैट इज द टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल। अब लेकिन अगर हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को RX, RY और A इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। और रिलेशनशिप निकालने का सीधा सा जो कंसेप्ट है, ये केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इन जनरल जब भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला जाता है तो RX, RY और A मतलब रेडियस और एज लेंथ के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका बेसिक कंसेप्ट है कि नियरेस्ट नेबर्स हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात तो x और y, अगर यहाँ पर हम लोग क्लोजेस्ट नेबर्स की बात करें तो ये x और y ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। और कौन सी एज के या फिर कौन से डायरेक्शन में एक दूसरे के कांटेक्ट में है? ये दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में है अलोंग द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल की टोटल लेंथ होती है a√2। तो इसकी हाफ लेंथ यहाँ सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/√2। तो इस डिस्टेंस को मैं रेडियस के टर्म में लिख सकता हूँ RX प्लस RY एंड दैट इज इक्वल टू a/√2। ये रिलेशनशिप हम लोगों को मिल गया x और y को आपस में कांटेक्ट में करने पर। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा रिलेशनशिप हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए भाई, तो ये जो आपके सराउंडिंग एटम्स हैं एनायन y, ये सब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और एक दूसरे के अगर कांटेक्ट में है तो यहाँ से सीधा सीधा बोला जा सकता है ना, ये दोनों ही एज के अलोंग एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये जो एज है। और इसके अलोंग यदि कांटेक्ट में है तो यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप लिख सकते हैं 2RY इज इक्वल टू A। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और इनफैक्ट थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, RY इज इक्वल टू A/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप रिलेशनशिप आराम से निकाल सकते हैं। पहले आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको RX और RY के बीच का रिलेशनशिप मिल जाएगा। RX अपॉन RY इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें सिर्फ बचेगा √2। a/√2 डिवाइडेड बाई a/2 करेंगे तो दैट विल बी √2। और यहाँ जब आपने RY से पूरा डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 का जो फैक्टर आया था वो इधर माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, √2 - 1, है ना। तो √2 होता है 1.414
रूट टू की वैल्यू है 1.414 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.414 और यहाँ से RX और RY के बीच का रिलेशनशिप आ गया। RX इज इक्वल टू 0.414 RY। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप हम लोगों के काम का एक हम लोगों को मिल गया RX और RY के बीच में। और एक रिलेशनशिप हम लोग RY और A के बीच का निकाल लेते हैं, वो ऑलरेडी इनफैक्ट निकला हुआ है यहाँ पर, RY इज इक्वल टू A/2 या फिर A इज इक्वल टू 2RY। तो अब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ इस पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी, नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ मैं। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने देखा था, पैकिंग एफिशिएंसी E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का बेसिक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4/3 पाई RY क्यूब प्लस 3 इंटू 4/3 पाई RX क्यूब डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ टोटल वॉल्यूम इज A क्यूब। अब हम लोग ये काम करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को RY के टर्म में ही लिख देते हैं ताकि सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, जितने भी अननोन टर्म्स हैं वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएं। तो RY तो पहले से ही RY के टर्म में ही है, ये हो जाएगा 4/3 पाई RY क्यूब प्लस 3 टाइम्स 4/3 पाई इंटू RX को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.414 RY होल क्यूब, ये आ गया। एंड डिवाइडेड बाई A क्यूब, A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2RY, अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था और उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन आ गया 8RY क्यूब। अब अल्टीमेटली हम लोगों को ये सब सिंप्लीफाई करना है, बस इसके आगे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रह जाती है बस। तो देखिए भाई 4/3 पाई, ये पूरे में मुझे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर अब क्या बचेगा, ऊपर यहाँ आ गया RY क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3 इंटू 0.414 क्यूब इंटू RY क्यूब। नीचे ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है 8RY क्यूब। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। तो RY को भी अब हम लोग कॉमन, इनफैक्ट पहले ही निकाल सकते थे RY को कॉमन। तो RY को अगर बाहर निकाल लिया जाए, 4 को मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा पाई/6 इंटू RY क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर रह जाता है यहाँ पर डिवाइडेड बाई भी यहाँ पर RY क्यूब है, ब्रैकेट के अंदर रह जाता है 1 + 3 इंटू 0.414 होल क्यूब, 0.414 होल क्यूब। RY क्यूब भी कैंसिल हो गया। और इस वैल्यू को हम लोग अगर सब्सटीट्यूट कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। हालांकि अगर आप ऑप्शंस देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में, तो ये सभी के सभी ऑप्शंस एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन चाहें तो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इनफैक्ट हम लोग चलिए अप्रॉक्सीमेशन से ही करने की कोशिश करते हैं इसको पहले, है ना। अगर आंसर नहीं आ पाता है तब देखेंगे हम लोग, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। लेकिन ये सब टाइम बचाने का, एग्ज़ाम के भी समय अगर आपको ऑप्शन, हमेशा अप्रॉक्सीमेशन जो है वो आपके ऑप्शंस के डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, है ना। तो अप्रॉक्सीमेशन अगर हम लोग यहाँ पर सपोज 0.414 को केवल 0.4 मान लें तो ये हो जाएगा 3 और 0.4 का होल क्यूब हो जाएगा 0.064 एंड दैट विल गिव अस पाई/6 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 3 4 = 12, 3 6 = 18 एंड 19, ये आ गया 0.192। ठीक है, पाई/6 इंटू 1.192। ठीक है, अब 6 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, यह आ जाएगा 6 6 1 = 6, इसके बाद फिर बचा 5, 6 9 = 54, 6 9 = 54, लगभग 0.199 मतलब 0.2 माना जा सकता है इसको। तो ये देखिए वैल्यू आपकी, अगर हम लोगों को कंप्लीट वैल्यू चाहिए 3.14 इंटू 0.2,
and that will give us 8, 2 and 2 3 is 6, 0.628 packing fraction है ना. 0.628 means this can be approximated as 0.63. पैकिंग एफिशिएंसी इस सिस्टम की 0.63 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई 2017 में, 2018 और 2019 में सॉलिड स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. अब हम लोगों से जेई 2017 में एक डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. अ क्रिस्टल सॉलिड of a pure substance has a face-centered cubic structure with a cell edge of 400 picometer. If the density of the substance in the crystal is 8, then the number of atoms present in 256 gram of crystal is n into 10 raised to power 24. The value of n is. तो ये बेसिकली इंटीजर टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें. अब इस क्वेश्चन की अप्रोच देखिए. क्या बेसिकली आपको देखिए सब्सटेंस का मास दे रखा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं. तो क्या अगर इसका मोलर मास मिल जाए, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहला टास्क मोलर मास निकालना है और मोलर मास का डेंसिटी के साथ रिलेशनशिप आप सबको पता होना चाहिए. डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर A मल्टीप्लाइड बाई A क्यूब. यहाँ पर Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है ना, जो भी अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक यूनिट सेल में कितने एटम है. M is the molar mass and A is the edge length. Now let us substitute all the values. Molar mass हम लोगों को निकालना है. Density is 8 grams per centimeter cube. This is FCC arrangement. That means the value of Z should be 4 into M divided by Na. For convenience, let us take Na as 6 into 10 raised to power 23 multiplied by A cube. अब A हम लोगों को पाइकोमीटर में दे रखा है. We will have to convert it into centimeters. So 400 into 10 raised to power minus 10 whole cube. 1 picometer is equal to 10 raised to power minus 10 centimeters. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 4 2 8. m के एक्सप्रेशन में ही अब हम लोग इसको रख लेते हैं. m is equal to 2 multiplied by 6 into 10 raised to power 23. अब ये अगर 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ले लिया जाए, सो दिस विल बिकम 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस 24. ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम लोगों का मोलर मास का बना. अब इसको मेरे ख्याल से सॉल्व करना बहुत इजी है ना. यहाँ पर 10 रेज टू पावर माइनस 24 प्लस 23 कैंसिल होके आ गया 10 रेज टू पावर माइनस 1. 64 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट विल गिव अस 48 76. 768 into 10 raised to power minus 1 or 76.8 grams per mole. That is the molar mass of this substance. Okay, molar mass आ गया. Number of moles निकाल लीजिए. Number of moles will be equal to given mass which is 256 divided by molar mass which is 76.8. और इसको हम लोगों को अल्टीमेटली भाई देखिए नंबर ऑफ एटम्स में ही कन्वर्ट करना है, तो सीधे सीधे हम लोग इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. दैट विल गिव अस 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23. अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है. इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लेट अस ट्राई. ओके, लेट्स ट्राई. दिस विल गिव अस, अगर इसको हम लोग 6 से कैंसिल करें यहाँ पर, दैट विल बिकम 6 इंटू 6 1 6 6 2 12 6 8 48. परफेक्ट आ रहा है ये तो 12.8. और 12.8 से अगर इसको हम लोग कैंसिल करें, पूरा का पूरा 2 बन रहा है. आप देख लीजिए ध्यान से, है ना. ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा 20. बड़ी अच्छी कैलकुलेशन, वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी दी रखी है जानबूझ करके, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में. ये बढ़िया काम किया इन लोगों ने. 2 इंटू 10 रेज टू पावर 24 और यहाँ से आपका आंसर आ जाता है n इज इक्वल टू 2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the cubic unit cell structure of a compound containing cation M and anion X is shown below. When compared to the anion, the cation has a smaller ionic radius. Choose the correct statements. अब ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया था. इसमें हम लोगों को चारों ऑप्शंस एक एक करके चेक करने हैं. पहले ऑप्शन में हम लोगों को इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर mx दिया है. तो एम्पेरिकल फार्मूला मतलब यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेने. अब आप पहले अगर मेटल के नंबर ऑफ एटम्स देखिए, m के नंबर ऑफ एटम, m को
फेस सेंटर पर अरेंज किया गया है और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और टोटल 2 ही फेसेस पर है ये m एटम, दैट मीन्स द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फॉर m विल बी इक्वल टू 1। और सिमिलरली x के लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द पोजीशन ऑफ x इन दिस अरेंजमेंट इज एट द एज सेंटर। एज सेंटर, एक एज से टोटल 4 क्यूब्स बन सकते हैं, मतलब एज सेंटर पर जो एटम रखा गया है दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 4 क्यूब्स, है ना। तो एक क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा और टोटल 4 ही एजेस पर एटम्स हैं, दैट मीन्स x के भी इस यूनिट सेल के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला mx आ जाएगा, जो कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है द कैटायन m एंड एनायन x हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है, ऐसा इस ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, लेट्स चेक। पहले यदि हम लोग सपोज मेटल m की बात करें, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, सपोज ये मैंने एक मेटल एटम ले रखा है और इसके हम लोगों को नियरेस्ट नेबर्स, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नियरेस्ट नेबर्स इन क्रिस्टल। तो अब इसके नियरेस्ट नेबर्स हम लोगों को काउंट करने हैं। तो बच्चों, ये जो आपको चारों के चारों एटम्स इस यूनिट सेल में दिखाई पड़ रहे हैं, ये चारों ही एटम्स इस m एटम से इक्विडिस्टेंट है। आप खुद से देख सकते हो, ये फेस के सेंटर पर है और ये चारों की चारों एजेस 1, 2, 3 एंड 4, ऑल दीज 4 एजेस विल बी एट द सेम डिस्टेंस, चारों के चारों नियरेस्ट नेबर्स। और जिस तरह से इस यूनिट सेल में 4 एटम हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से, है ना, यदि आप इस यूनिट सेल को लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड कर दोगे, है ना, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट सेल बनेगी, इसमें भी इन चारों एजेस पर x के 4 एटम्स को अरेंज किया गया होगा, है ना, और ये भी चारों के चारों एटम इस m एटम से इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगे। दैट मीन्स ये जो m एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ m एटम इज इक्वल टू 4, ये m का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब यही सेम काम हम लोगों को x के लिए करना है। x मीन्स दीज लार्जर एटम्स, इनके नियरेस्ट नेबर्स काउंट करने हैं। अब इनके नियरेस्ट नेबर काउंट करने के लिए चलिए एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इसके नियरेस्ट नेबर्स हम लोगों को काउंट करने हैं। नियरेस्ट नेबर्स, इस एटम, कोई भी एक एटम ले लीजिए, सपोज मैंने यहाँ पर ये एक एटम सिलेक्ट कर रखा है, इसके हम लोग नियरेस्ट नेबर्स काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नियरेस्ट नेबर हम लोगों को लेने, आप कोई भी एटम लेकर के नियरेस्ट नेबर्स काउंट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, इस एटम के लिए ये वाला एटम और ये दोनों ही फेस सेंटर वाले एटम एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर ही होंगे, एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर। और अगर आप इनके बगल में, मतलब इस तरफ अगर हम लोग यूनिट सेल को एक्सटेंड करें, तो यहाँ पर भी फेस पर एक एटम रखा हुआ होगा और वो देखने में थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, ये पीछे वाली एज है ना। तो इस एज, ये जो एज है बेसिकली ये दोनों ही क्यूब्स में कॉमन है, इसलिए ये दोनों ही जो आपके m एटम है, ये इस पर्टिकुलर x एटम से सेम डिस्टेंस पर ही होंगे। और सिमिलरली इसके भी अगर आप पीछे की साइड में इसको एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पर जो एटम होगा पीछे वाले क्यूब के फेस पर, वो भी इससे इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। 4 एटम हो गए और इन चारों क्यूब्स के नीचे आप एक एक क्यूब बनाओगे, उन चारों क्यूब्स में भी, है ना, यहाँ पर इस फेस सेंटर पर जो एटम रखा है, इस फेस सेंटर पर जो एटम रखा हुआ है, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। सिमिलरली इसके नीचे भी आप जो 4 यूनिट सेल बनाओगे, उनमें भी जो एटम्स रखे हुए होंगे वो भी इस एटम से इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगे, है ना। तो मतलब x एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही है, और अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी सेम ही होगी। तो इसलिए बी स्टेटमेंट आपका गलत है ना। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री m और x दोनों की सेम है। अब थर्ड स्टेटमेंट हम लोगों से बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज 0.866। तो बेसिकली हम लोगों को mx के बीच की जो डिस्टेंस है और यहाँ पर जो यूनिट सेल की एज लेंथ है, इनके बीच का रिलेशनशिप निकालना है। यूनिट सेल के बीच की रिलेशनशिप निकालना है, तो बच्चों मेनली आपको बेसिकली ये m और x के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। ये जो दोनों के दोनों एटम्स हैं, ये और ये जो पहले से डार्केंड सर्कल है, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा साफ कर लेते हैं। ऑलराइट,
ये मुझे सपोज ये आपका ए एटम है एंड दिस इज बी एटम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अगर आप करें तो देखिए ए से इस अगर ऊपर वाली एज के मिड पॉइंट तक मैं जाता हूँ, दिस इज सपोज सी पॉइंट, तो ये आपकी एज लेंथ ए सी जो है दैट विल बी ए बाई 2, और इस सी को यदि बी से जोड़ दिया जाए तो ये जो ए सी बी एंगल है दैट इज अ राइट एंगल 90 डिग्री, है ना। दोनों ये जो ए सी और बी सी दोनों लाइन्स हैं ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं, तो दोनों लाइन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम भी रख देते हैं, दिस इज ए सी एंड बी, और हम लोगों को ए बी की लेंथ चाहिए, है ना। हम लोगों को अल्टीमेटली ए बी निकालनी है। तो देखो ए सी की लेंथ तो क्लियर कट आपको दिखाई पड़ रही है, ये एज लेंथ की आधी, दैट मीन्स ए बाई 2 होगी। बी सी की लेंथ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये मुझे एज के सेंटर से दूसरी एज के सेंटर का डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर लो, है ना, ये जो आपका कॉर्नर है, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया डी, तो ये जो बी डी सी ट्राइंगल बनेगा, बी डी सी इधर बना देता हूँ मैं इसको, दिस इज बी डी सी, है ना। तो बी डी सी एंगल भी ये जो आपका 90 डिग्री एंगल है, मतलब दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल, और इसमें बी डी और डी सी दोनों की लेंथ ए बाई 2, तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बी सी की लेंथ आ जाएगी ए बाई रूट 2, है ना। और अगर एक बार बी सी की लेंथ आ गई तो भैया ए बी की लेंथ भी, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप यहाँ पर अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बाई 2, है ना। और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 3/4 टाइम्स ए स्क्वायर, अंडर रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, और इससे आपको एग्जैक्ट वही रिलेशनशिप मिलेगा जो कि इस ऑप्शन में मेंशन्ड है, 0.866 टाइम्स ए, है ना। तो mx बॉन्ड लेंथ और एज लेंथ का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो उसका रेशियो यही आएगा 0.866, दैट मीन्स सी स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब एक लास्ट स्टेटमेंट और देख लिया जाए, द रेशियो ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कैटायन M टू एनायन X इज 0.414। इसके लिए बच्चों हम लोगों ने देखिए यहाँ पर ये जो ए बी का डिस्टेंस हम लोगों ने अभी निकाला अंडर रूट 3/2a, और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अगर हम लोग M और X दोनों के रेडियस के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, है ना, तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ RM प्लस RX, है ना। यहाँ पर एक रिलेशनशिप आपका आ जाएगा RM प्लस RX इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 टाइम्स ए, अंडर रूट 3/2 टाइम्स ए। और दूसरा रिलेशनशिप हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो आपके सराउंडिंग एटम्स है ना, इसीलिए क्वेश्चन में स्पेशली इसीलिए मेंशन किया हुआ है कि कैटायन का साइज एनायन के साइज से कम है, तो मतलब जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो एनायंस हैं, और सराउंडिंग एटम्स लिमिटिंग केस में जो सराउंडिंग एटम्स हैं ये भी एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, है ना। यहाँ पर ये दोनों के दोनों एटम जो हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। आप कोई भी दो एटम्स लो, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, और कांटेक्ट में है तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आपको RX में भी मिल जाएगा, दैट इज 2RX इज इक्वल टू A, या फिर RX इज इक्वल टू A/2। अब बस हो गया बच्चों, है ना। अब इनको बेसिकली आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये बिल्कुल रेडियस रेशियो रूल्स वाला जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा हुआ है उसी मेथड से बिल्कुल सॉल्व होगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसीलिए लिमिटिंग केस को लगा करके ही ये सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा RM डिवाइडेड बाई RX इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और 1/2, ये दोनों कैंसिल होकर के अल्टीमेटली बचा क्या, सिर्फ अंडर रूट 3, दैट इज अंडर रूट 3, और यहाँ से RM अपॉन RX की वैल्यू आ जाएगी 0.732, 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से RM अपॉन RX की वैल्यू आ रही है 0.732, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका डी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एंड सी, AC।